हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपको पता है कि इससे पहले हम लोग 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने एडिशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट में डिफरेंस देखा था और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने लिगेंड्स को डिस्कस किया था। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये 3rd वीडियो बना रहे हैं। इस 3rd वीडियो में हम लोग एक आपका कोऑर्डिनेशन नंबर को क्लियर करेंगे। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट या मेजर कैसे करते हैं। नेक्स्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है और उसको मेजर कैसे करते हैं। और लास्ट में हम एक डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है गिवन बाय सिडविक कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हम सिंपल फॉर्म में बोलते हैं EAN बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, कोऑर्डिनेशन नंबर से स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CN। ओके, तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफाइन करें तो इसको मैं 2 तरीके से आपको डिफाइन करके बताऊंगा, 2 वेज में बताऊंगा। दोनों का सेंस वही है, मीनिंग वही है, लेकिन बस बोलने का तरीका डिफरेंट है। अब वो पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड ये है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, तो कॉम्प्लेक्स आयन में, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने डोनर एटम अटैच हैं, यानी नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं इसको एक डेफिनेशन से आपको क्लियर कराता हूं, एक नहीं 2 डेफिनेशन से क्लियर कराता हूं। सपोज करो हम लोगों के पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है CO NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, ये कोई कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये है इस कॉम्प्लेक्स आयन का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन का स्ट्रक्चर। सेंटर में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है। लीगेंड कौन है, NH3 है। और कितने लीगेंड है, 6 लीगेंड है। तो इस कोबाल्ट को 6 NH3 ने सराउंड किया होगा और ईच NH3 में जो डोनर एटम है, वो डोनर एटम है कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, कोबाल्ट को करेगा। तो हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन बोली थी, हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट के साथ कितने डोनर एटम अटैच है, तो ये क्लियरली विजिबल है 1 2 3 4 5 और 6। कोबाल्ट के साथ जो कॉम्प्लेक्स हमने कंसिडर किया है, इसमें कोबाल्ट के साथ कितने डोनर एटम है, 6 हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, इस कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। फर्स्ट डेफिनेशन। एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है CuEN का होल टू 2 पॉजिटिव। आप फेमिलियर हैं क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने लिगेंड्स को डिस्कस कर रखा है। व्हाट इज EN इज अ बाइडेंटेड लिगेंड और EN का नाम होता है इथेन 1,2-डाइअमीन, दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ EN। ओके, तो अगर हम CuEN का होल टू 2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाए, क्या बनाए बताओ, स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ये स्ट्रक्चर, ये आपका एक बाइडेंटेड कॉम्प्लेक्स है, सेंटर में है कॉपर और 2EN यानी इथेन 1,2-डाइअमीन ने सराउंड कर रखा है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी देखोगे तो कॉपर के साथ कितने डोनर एटम अटैच हैं, तो 1 2 3 4 कितने डोनर एटम अटैच हैं, 4 है। तो 4 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने डोनर एटम अटैच है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने डोनर एटम अटैच है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन बताते हैं, बात वही है, सेम है। सेकंड डेफिनेशन ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम है, उसने लीगेंड के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर।
अगर मैं इसमें चेक करूं तो 1 2 3 4 5 और 6 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? 6 हैं, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और अगर आप इस कंपाउंड में देखोगे तो कॉपर ने इथेन 1,2 डायमीन के साथ 1 2 3 4 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे? 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को आप अगर फर्स्ट वे में डिफाइन कर दो तो बोलो नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने डोनर एटम अटैच है। ओके, नेक्स्ट अगर आप बोलोगे तो सेंट्रल मेटल एटम लीगेंड के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस जो मेथड हमने बताया उसके लिए तो लगभग आपको थोड़ा सा, ये तो डेफिनेशन थी केवल समझने के लिए थी, इसलिए आपको स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ रहा है। अगर हम चाहें तो हम बिना स्ट्रक्चर को ठीक है ड्रॉ किए भी, हम बिना स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए भी कोऑर्डिनेशन नंबर को इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका बेसिक सा मैंने आपके लिए फॉर्मूला बनाया है, आप वो फॉर्मूला याद करो, आपको कभी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में कोई डाउट नहीं होगा। बस आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको लीगेंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें मोनोडेंटेड लीगेंड है, माइंड इट है क्या है, मोनोडेंटेड लीगेंड है, तो जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, ये नंबर ऑफ लीगेंड के इक्वल ही होता है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लीगेंड। एग्जाम्पल CO NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, इट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लीगेंड कौन है? NH3 है। लीगेंड कौन है? NH3। और NH3 कैसा लीगेंड होता है? मोनोडेंटेड लीगेंड होता है। तो कितने मोनोडेंटेड लीगेंड है? 6, तो 6 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लीगेंड के इक्वल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। देखो इजीली है। अगर आपके पास सपोज करो, मैं कोई एक अनदर एग्जांपल लेता हूं, सपोज करते हैं हम लोग, हमने ले लिया NiCl4 2 नेगेटिव। अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकिल है। लीगेंड कौन है? Cl है, और Cl मोनोडेंटेड है, और कितने Cl है? 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए भी कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, डेफिनेशन भी आपको आती है और आपको कैलकुलेट करना आता है। लेकिन अगर आपके पास कोई पॉलीडेंटेड लीगेंड है, बाइडेंटेड लीगेंड है, बाइडेंटेड लीगेंड के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जस्ट लाइक इथेन 1,2 डायमीन होता है, ठीक है, ऑक्सलेट आयन होता है, ग्लाइसियानाइड आयन होता है, DMZ होता है, मतलब बहुत सारे आपके बाइडेंटेड होते हैं। ट्राइडेंटेड लीगेंड भी होता है, डाई-EN, ट्राई-EN, हेक्साडेंटेड में भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था अगर आपको याद होगा। EDTA होता है, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटेट आयन। तो अगर कोई आपके पास पॉलीडेंटेड लीगेंड है, अगर आपके पास कोई क्या है? पॉलीडेंटेड लीगेंड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया है। देखिए यह फॉर्मूला। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लीगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लीगेंड, वो तो हम पहले भी देख रहे हैं, इनटू डेंसिटी ऑफ लीगेंड, इनटू डेंसिटी ऑफ लीगेंड। तो यहां पर एक वर्ड आया है डेंसिटी। तो डेंसिटी का मींस होता है कि लीगेंड में कितने डोनर एटम्स हैं। तो अगर आपके पास कोई बाइडेंटेड लीगेंड है तो उसमें कितने डोनर एटम होते हैं? 2 डोनर एटम होते हैं। तो डेंसिटी ऑफ बाइडेंटेड लीगेंड 2 होगा। अगर आपके पास कोई ट्राइडेंटेड लीगेंड है, कोई ट्राइडेंटेड लीगेंड है, तो ट्राइडेंटेड लीगेंड में कितने डोनर एटम होते हैं? 3, तो डेंसिटी ऑफ ट्राइडेंटेड लीगेंड 3 होगा। अगर आपके पास कोई टेट्राडेंटेड लीगेंड है, कोई टेट्राडेंटेड लीगेंड है, तो टेट्राडेंटेड लीगेंड में कितने डोनर एटम होते हैं? 4, तो उसकी डेंसिटी 4 होगी। पेंटाडेंटेड लीगेंड की डेंसिटी 5 होगी, और हेक्साडेंटेड की 6 होगी। तो अगर हमारे पास कोई पॉलीडेंटेड लीगेंड है, किसी कॉम्प्लेक्स में पॉलीडेंटेड लीगेंड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना, नंबर ऑफ लीगेंड्स, आप नंबर ऑफ लीगेंड देख लेना और उसको मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई करोगे? बता, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी एंड नंबर ऑफ डोनर एटम से। आप अप्लाई करते हैं एक बार इसको इस फॉर्मूले में। ये हम लोगों का एग्जाम्पल है। तो जैसे ही आपने कॉम्प्लेक्स देखा तो आपको दिखा EN विच इज अ बाइडेंटेड लीगेंड। तो बाइडेंटेड लीगेंड दिखा तो तुरंत दिमाग की आपकी बत्ती जल गई, आपको पता चल गया कि इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लीगेंड्स। तो नंबर ऑफ लीगेंड्स तो आपको पता है कितने हैं? 2, EN 2 है।
लेकिन अब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो बताओ कि इस कंपाउंड में ये बाइडेंटेड लिगेंड है और बाइडेंटेड लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 4। तो देखो ये पहले भी इसका कोऑर्डिनेशन 4 ही आया था। इजी है नहीं है? अब चलो एक एग्जांपल और देते हैं आपको। सपोज करो आपके पास है CaEDTA, ये सपोज करो आपके पास क्या है 2 नेगेटिव। ओके, ये हमारे पास कोई क्या कॉम्प्लेक्स है CaEDTA 2 नेगेटिव। ओके, अब हम इसका निकालना चाहते हैं क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले आपने देखा EDTA, तो आपको पता चल गया इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये कैसा है? हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इसमें कितने डोनर एटम है? 6 हैं। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड, तो कितना EDTA है? 1 EDTA है। ओके, और डेंसिटी इसकी कितनी होती है? 6, तो 1 × 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है। तो अब मुझे लगभग कॉन्फिडेंस है कि आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स का इजीली से क्या निकाल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। ओके, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड होगा तो लिगेंड के नंबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल कर देना। अगर कोई आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मोर देन 1 डोनर एटम्स होते हैं, दैट इज पॉलीडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा जो भी हैं, तो उसमें आप नंबर ऑफ लिगेंड्स को उसकी डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर? चलो फिर ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका क्लियर हो गया है तो अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं। किस में मूव करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा 11th क्लास की नॉलेज होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन जो नंबर अभी तक आपने कैलकुलेट किया था वो ऑक्सीडेशन नंबर आपने सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किया था। अब हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सिखाएंगे। किसके लिए बताओ? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, और डेफिनेशन सेम होती है। तो सबसे फर्स्ट तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होती है वो हमेशा कैलकुलेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की। तो पहले तो याद रखना, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा किसका मेजर करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का करेंगे। तो अगर मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को भी आपको 2 तरीके से मेजर करना सिखाऊंगा। एक सिखाएंगे डेफिनेशन के हिसाब से और एक सिखाएंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होती है, लेकिन आपको बताएंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी बताएंगे कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ओके, लेट्स मूव। तो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम है। अगर आप सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड अटैच हैं, अगर उनको विद चार्ज, जो भी उन पे चार्ज है, अगर उन चार्ज के साथ उसको रिमूव करो, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड अटैच हैं, अगर उनको आप चार्ज के साथ रिमूव कर दो तो सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज आएगा ना, जो चार्ज बियर करेगा सेंट्रल मेटल, अब जो उस पे चार्ज आएगा, दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट सेंट्रल मेटल एटम इन दैट कॉम्प्लेक्स। तो ये है किसकी डेफिनेशन बताओ? ये डेफिनेशन है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब चलो इसको अप्लाई करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ये CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। तो डेफिनेशन में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड अटैच है उनको रिमूव कर दो चार्ज के साथ। ये दिख रहा है कितने लिगेंड है? 6 NH3 हैं। तो NH3 पे कोई चार्ज होता नहीं है। तो अगर NH3 पे कोई चार्ज होता नहीं है, देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस पे 3 पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको रिमूव करूं तो ये कौन है? न्यूट्रल है, तो इस पे इसके कारण कोई चार्ज नहीं आएगा। इसको रिमूव करें, यानी 1 by 1 अगर हम 6 के 6 अगर किसको NH3 को इसमें से रिमूव करें तो इन NH3 के कारण इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ओवरऑल चार्ज कितना है? +3। तो ये +3 क्या होगा? ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसका? कोबाल्ट का। देखो कितना इजी से निकल गया। अब मैं आपको एक थोड़ा चार्ज स्पीसीज वाला दिखाता हूं। जैसे सपोज करो NiCl का होल 4 2 नेगेटिव। ओके, ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है NiCl का होल 4 2। इसको हम सिंपल नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में दिखाते हैं। जैसे मान लो ये क्या है? Ni है,
ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, सपोज करो ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो ये बन गए हमारे 4Cl, ओके। ये बाहर से हो गया 2 नेगेटिव चार्ज भी हो गया। ये हमारा पर कॉम्प्लेक्स है। ये किसका स्ट्रक्चर है? NiCl का होल 4, NiCl का होल 4, ओके। डन ना, बन रखा है, हाँ। अब मूव करते हैं आगे। तो ये जो NiCl का होल 4 2 नेगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर हमने ऐसा इसका ड्रॉ किया, जस्ट समझाने के लिए किया। आप नॉर्मली भी ऐसा ही कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसका रियल स्क्वायर प्लेनर या जो भी स्ट्रक्चर्स आप इसका बनाओ, आप नॉर्मल ऐसे ही बना देते हैं। अभी हमारे को जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को फील करना है, ओके। तो मैंने सिंपल ये बना दिया आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स बना दिया, ये एरो यहाँ से लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है निकिल को, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की? डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की ये है, आप ध्यान से सुनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन ये है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड है उनको आप रिमूव करो विद चार्ज। तो अब इस पे जो टोटल चार्ज आएगा इस कॉम्प्लेक्स में, वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब यहां से अगर मैं Cl को रिमूव करूं तो Cl -1 होता है, तो देखो निकिल पे एक +1 चार्ज आएगा। यहां पर से Cl को अगर हम रिमूव करेंगे -1 तो निकिल पे +1 और चार्ज आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Cl को अगर हम यहां से रिमूव करेंगे -1 तो निकिल पे +1 और आएगा। यहां से Cl को हम रिमूव करेंगे -1 तो निकिल पे +1 चार्ज और आएगा। तो अगर आप चेक करोगे तो निकिल पे ओवरऑल 1 2 3 4 चार्ज आ गया, लेकिन बाहर से +2 और भी है। तो ये +4 आया 4Cl को रिमूव करने पे, और ऑलरेडी चार्ज माइनस बाहर से 2 था, तो कितना बचा? +2। तो ये +2 क्या आ गई? ये +2 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इजी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको इस एग्जांपल में दिखाते हैं। तो वही डेफिनेशन है, En न्यूट्रल है। अगर इसको आप यहां से रिमूव करोगे, यहां से अगर आप रिमूव करोगे तो कॉपर पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। अगर आप इसको यहां से रिमूव करोगे तो कॉपर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रल। तो ऑल बाहर ओवरऑल चार्ज कितना है? +2। तो ये +2 क्या हो गया? ये +2 इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सिखाया आपको स्ट्रक्चरली। क्या सिखाया? स्ट्रक्चरली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये हमारे को पता है मैथमेटिकली इक्वेशन के हिसाब से निकल जाता है, कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डेफिनेशन आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? अब मूव करते हैं। तो अगर हम किस में आ गए? अगर हम आ गए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेंट्रल मेटल एटम की निकलनी, जैसे ये कोबाल्ट की निकालनी, तो उसको कोई एक वेरिएबल सपोज कर लो, x सपोज कर लिया। सेंटर में बगल में कौन है? लीगेंड कौन है? अमोनिया। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लीगेंड, उस पे चार्ज कितना होता है? 0। तो x + 0 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना? इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज, तो +3। तो देखो x इक्वल्स टू +3। देखो कितना सिंपल तरीके से निकल गया। हमने थोड़ी देर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकाला था, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से निकाला था। अमोनिया को रिमूव कर रहे थे, और यहाँ कितने इजीली से कैलकुलेट हो गया। अब यही अप्लाई यहाँ करो। निकिल का कैलकुलेट करना है, x सपोज कर लिया। Cl मोनोडेंटेड लिगेंड है, और Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। तो कितने Cl हैं? Cl है 4। तो 4 है तो चार्ज -4 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज -2 + 4, तो x इक्वल्स टू +2। देखो सेम वैल्यू आ रही है, आती वही है। ये मेथड ज्यादा इजी होता है। अब इसमें अप्लाई करें, कॉपर को x, En इथेन 1 2 डायमंड न्यूट्रल +0 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज +2, तो x इक्वल्स टू +2। देखो सेम आ रहा है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का, याद है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसका कंपाउंड कैलकुलेट करते हैं? हम करते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, तो वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब मैंने आपको कहा था हम लास्ट में एक टॉपिक आपको और पढ़ाएंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है जो अभी हमने पढ़ा है, लेकिन है कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। दैट इज EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब क्यों कह रहा है, अभी बताएंगे आपको इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्यों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो एक्चुअली क्या होता है, आप स्ट्रक्चर से देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। किससे एक्सेप्ट करता है? लीगेंड। क्योंकि लीगेंड का काम क्या है? लीगेंड का काम होता है सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना।
ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम लीगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब डेफिनेशन, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इन्वॉल्विंग, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम के पास उसके अपने इलेक्ट्रॉन, ये कोबाल्ट के अपने इलेक्ट्रॉन, और इंक्लूडिंग जो लीगेंड उसको डोनेट कर रहा है, तो देखो 2 4 6 8 10 ये कितने डोनेट कर रहा है, ये कहलाता है उसका, क्या कहलाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आ गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन, जो उसका खुद के इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन है, जो उसका एटॉमिक नंबर है, जो उसकी आयनिक स्टेट है, प्लस जो उसमें आपके लीगेंड भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो दोनों को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दैट टोटल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये तो होगी डेफिनेशन। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा हमने आपके लिए फॉर्मूला बनाया, वो बनाया एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर किसका होगा, ये एटॉमिक नंबर होगा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का, ओके, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस क्यों किया, क्योंकि अगर एलिमेंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उसके पास जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएंगे। तो आप एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 इंटू क्या करेंगे बता, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हमने 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ईच लीगेंड है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन पेयर में डोनेट करता है। ये 2 4 6 8 10, इसलिए हमने 2 इंटू। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब अप्लाई करते हैं इसको, चलो एक दो डिफरेंट में फिर इधर भी देखेंगे। NiCO का होल 4, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो अगर हम इसका EN निकालें तो इसका EN क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर, निकिल का एटॉमिक नंबर 28। इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल की अगर निकालेंगे तो क्या आएगी बता, 0 आएगी। अभी मैंने मेथड बताया तो आप कैलकुलेट करना, 0 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कार्बोनिल मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो ये कितना हो जाए कोऑर्डिनेशन इसका 4, तो 28 + 8 कितना हो गया 36। देखो इसका 36 आ गया, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं किसमें बता, नेक्स्ट एग्जांपल में। तो नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करो हमने ले लिया FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, ये कंपाउंड ले लिया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा इस कंपाउंड का, Fe का एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चलो इसको 4 नेगेटिव कर देते हैं। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पर क्या होगा था 2, ओके, और प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बता 6, तो ये हो गया 24 + 12 यानी कितना हो गया था 36। तो आप नोटिस कर रहे हो हमने निकिल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला 36, हमने इस कंपाउंड का निकाला 36। हमने एग्जांपल दोनों जानबूझ के लिए, क्योंकि जब आपका ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया था तो ये नोटिस किया गया कि जो ज़्यादातर कंपाउंड्स हैं उनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 होते हैं। 36 यानी उनके एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल होते हैं। यानी जैसे ये F निकिल है, ये आपका 4th पीरियड में, तो 4th पीरियड का जो आपका नोबल गैस होता है वो आप लोगों को पता है कौन होता है बता, क्रिप्टन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट में ये बोला गया कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनिएगा, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है, अगर वो आपका नोबल गैस यानी क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, या फिर जिनॉन जिसका एटॉमिक नंबर 54 है, या रेडॉन जिसका एटॉमिक नंबर 86 है, ओके। तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू 36, 54 या 86 आएगी, नोबल गैस के बराबर आएगी,
तो दैट कॉम्प्लेक्स, दैट कंपाउंड इज हाईली स्टेबल। और आप देख रहे हो इसका 36 आ रहा है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन क्रिप्टन के इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ रहा है, इसका भी 36 आ रहा है, क्रिप्टन के इक्वल आ रहा है। तो दीज कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, और एक्चुअली में रियलिटी भी निकली, ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल थे। लेकिन बाद में ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ऐसे सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से 1-2 यूनिट या तो ज्यादा या तो 1-2 यूनिट कम भी होता है, किसी किसी में ज्यादा और किसी किसी में कम भी होता है। तो ये बोलना टोटली ट्रू नहीं होगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू अगर नोबल गैस के इक्वल हो जाए तो वो कंपाउंड आपका स्टेबल है, और जिसकी नहीं होगी तो वो अनस्टेबल है। जिसकी वैल्यू अगर 36 नहीं है तो वो भी स्टेबल होता है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप देखिए। तो इसमें इसी कंपाउंड में देखो, अभी जो मैंने बनाया था FeCN का होल 6, अब मैंने इसको -3 कर दिया, देखो 4 चेंज कर दिया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका इफेक्टिव नंबर होगा 26 माइनस, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालें, ये x, ये -6 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू +3, ये भी आप आराम से निकालोगे, अभी जो मैंने मेथड बताया आपको, ठीक है। Cn पे -1 चार्ज होता है, तो -3 + 6 जो है 12, तो ये हो गया 23 + 12 35। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 35, यानी 1 यूनिट लेस देन जीनोन का एटॉमिक नंबर 36 है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट ये स्टेबल है, ये काफी स्टेबल कंपाउंड है। तो अगर ये काफी स्टेबल है तो आपके पास तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, क्योंकि आपने तो क्या बोला कि जब एटॉमिक नंबर जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, यानी जो सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन अपने और लिगेंड के डोनेट हुए अगर वो नोबल गैस के इक्वल होंगे तो काफी स्टेबल होंगे। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, अगर नहीं होते वो भी स्टेबल होते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो ठीक है। जस्ट NH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, हमने ये कंपाउंड ले लिया। इसका अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करें तो निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। चलिए देखिए 28, इसमें अगर हम निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालें तो निकिल X, अमोनिया 0 इक्वल्स टू +2, तो X इक्वल्स टू +2, तो ये 2 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। तो 2 इंटू कितना हो गया 6, तो ये 26 प्लस, ठीक है, ये कितना हो गया 6 जो 12, तो देखिए कितना आ गया बता, ये 38 आ गया, 6 जो 12 6 2, हाँ बिल्कुल सही 38 आ गया। तो देखो ये 36 से 2 यूनिट ज़्यादा आ गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जैसे एक मेथड है जिससे आप लगभग ये कह सकते हो कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर ठीक है 36 होगा तो वो स्टेबल होगा, लेकिन जिसका नहीं है वो भी स्टेबल आपका हो सकता है, और ये कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में आपको शायद कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और आपको इफेक्टिव नंबर जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं हम इन सब के आप क्या करेंगे बता, नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इन लोगों को देखना है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनके नॉमेनक्लेचर होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो इस पूरे वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखना ताकि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में परफेक्ट बनना है। ओके, थैंक यू।